गहरे समुद्र में फिशिंग करने के लिए गए एनएफएल प्लेयर्स और उनके टीम मेंबर्स एक ऐसी बुरी कंडीशन में फंस जाते हैं जहां से शायद वापस आना उनके हाथ में नहीं था और अब तो बड़ी बड़ी लहरें उन्हें पानी के अंदर ढकेल रही थीं। तो कहानी की शुरुआत होती है निक नाम के एक कोच को दिखाते हुए, जो कि एक बहुत ही बड़े जिम में ट्रेनिंग का काम किया करता था। उसके मेन क्लाइंट कुछ एनएफएल प्लेयर्स होते हैं जो काफी बड़े स्टार्स थे। उनमें से एक का नाम मार्क तो दूसरे का नाम कोरी होता है। वो दोनों भले ही काफी अमीर थे लेकिन निक से बहुत अच्छी तरीके से बात करते। उनमें तो एक बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी जो वो हमेशा शेयर करते। एक रात निक और उसके सभी दोस्त डिनर के लिए इकट्ठा होते हैं। पता चला कि विल नाम का उसका एक साथी थोड़ी देर बाद आया है और उसका मूड बहुत ज्यादा ऑफ है क्योंकि उसकी जॉब चली गई। निक और उसके बाकी मेंबर्स को जब ये पता चलता है तो वो उसे मोरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। मार्क ने तो ये भी कह दिया कि नेक्स्ट वीकेंड हम फिशिंग करने के लिए जाएंगे, जो कि विल को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था। वो सारे दोस्त ऑब्वियसली विल को और ज्यादा सपोर्ट करना चाहते थे इस कंडीशन में, तो वो कल होने वाली फिशिंग का प्लान फाइनल कर लेते हैं पास ही वाले समुद्र में। अपने घर पर विल सुबह उठ चुका था और अपने दोस्तों के लिए सैंडविचेस बना रहा होता है। थोड़ी ही देर में निक विल के पास आकर उसे लेकर चले जाता है मार्क के पास। मार्क ही वो था जो एक अमीर एनएफएल प्लेयर होता है। पता चला कि मार्क के गार्डन के अंदर एक नाव रखी गई है जिस पर कई लोग बैठकर जा सकते हैं। कहा जाता है कि ये 10 से ज्यादा लोगों का भार अपने ऊपर संभाल सकता है। निक और विल इसी बात पर सोचने लगे कि हम इसके ऊपर जाएंगे। इस मोमेंट पर हमें पता चला कि मार्क शिफ्ट होने वाला है एक दूसरी कंट्री में, लेकिन उसे वो कंट्री बिल्कुल पसंद नहीं क्योंकि वहाँ पर समुद्र नहीं है। मार्क को तो बड़ी बड़ी लहरें पसंद हैं और फिशिंग करना अच्छा लगता है, लेकिन काम के सिलसिले में उसे अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर जाना ही होगा। फिलहाल तो मार्क और उसके साथियों ने डिसाइड किया था कि वो इसी बोट को लेकर समुद्र में जाएंगे, लेकिन वो एक खबर सुनते हैं कि पास ही वाले समुद्र में एक तूफान आने वाला है। ये तूफान की इंटेंसिटी काफी बढ़ते चली जा रही है और पता नहीं कि वो कब तक रुकेगी, लेकिन वो सारे फ्रेंड्स मिलकर यही डिसाइड करते हैं कि जब तक वो तूफान आएगा हम वहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन उन्हें फिशिंग किसी भी हालत में करनी थी, इसलिए जल्द से जल्द निक, विल और उसके सभी साथी अपनी पैकिंग करने लगे उस छोटी सी बोट के अंदर और अपने सारे जरूरत के सामान रख देते हैं। मार्क ने तो सभी का मोबाइल फोन एक कैरी बैग में रख दिया था ताकि भीगने के कारण वो खराब न हो जाए। उन्हें ये बात पता है कि समुद्र की उस जगह पर सिग्नल नहीं मिलते, लेकिन निक और विल एकदम टेंशन फ्री थे क्योंकि बोट के अंदर रेडियो सिस्टम तो होगा ही, उससे वो किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सारे फिशिंग रॉड्स और जरूरत के सामान लेकर वो अब निकल पड़े थे पानी के अंदर। धीरे धीरे वो और भी ज्यादा अंदर की तरफ जाने लगे। वहाँ मार्क की वाइफ को जब न्यूज दिखाई दी कि कई सारे तूफान वहाँ पर बढ़ रहे हैं तो वो उसे कांटेक्ट करने का ट्राई करती है, लेकिन वहाँ मार्क तो इतना ज्यादा अपने साथियों के साथ बिजी था कि वो कोई रिप्लाई ही नहीं करता। उन्हें बिल्कुल नहीं अंदाजा कि कितने बड़े खतरे में वो पड़ने वाले हैं। कोरी नाम का उसका दूसरा साथी भी बड़े मजे से फिशिंग कर रहा था, लेकिन यहाँ निक की थोड़ी सी तबीयत खराब हो चुकी थी क्योंकि उसे सी सिकनेस होती है। वो ज्यादा हिलती दुलती चीज पर रह नहीं सकता, लेकिन उसके बाकी साथी तो वहीं मौजूद थे, इसीलिए वो उनसे बातचीत करने में बिजी हो जाता है और फिर फिशिंग करता है। कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार सबसे पहले कोरी को एक बड़ी सी फिश मिली। सभी फिश देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन विल का तो कांटा ही अटक गया था। निक भी मार्क के साथ बैठा ही हुआ था क्योंकि उसे उल्टी जैसा लग रहा होता है। दोनों ही आपस में बातचीत करके ये टेंशन फ्री हो जा रहे थे कि वो समुद्र के बीच है। अब वो सब उस जगह पर बहुत देर तक रहते हैं, पर अचानक जब उन्हें तूफान की आवाज सुनाई देने लगी तो कोरी और मार्क दोनों ही कह देते हैं कि हमें वहाँ से चलना चाहिए। सभी ने अपने सारे फिशिंग रॉड अंदर रख दिए और सामान पैक करके निकलने का स्टार्ट किया। लेकिन यहाँ शॉकिंग बात ये हो जाती है कि उस बोट का एंकर पानी में एकदम धंस गया था। कोरी और मार्क तो उसे हाथ से निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो इतना मजबूत होता है कि डायरेक्टली नहीं निकल सकता। तूफान भी अब काफी पास आ चुका होता है, इसलिए मार्क ने डिसाइड किया कि वो एंकर को खींच देंगे इंजन की मदद से। वो बहुत ही तेजी से बोट को ऑन करता है और आगे बढ़ाने लगता है, लेकिन एंकर इतनी पावरफुल तरीके से अटक गया था कि बोट भी एकदम टेढ़ा होने लगती है। अगर ज्यादा फोर्स लगाया गया तो बोट के अंदर पानी भरने लगेगा और वो ऑब्वियसली अंदर ही डूब जाएगी। सारे फ्रेंड्स एकदम से परेशान हो चुके थे, खास करके निक, जिससे कि ये फिशिंग वगैरह बिल्कुल जमता नहीं। पर उनकी नसीब इतनी ज्यादा खराब थी कि पानी के अंदर एक बड़ी सी लहर आती है। ये तूफान के कारण ही हुआ था और वो सीधा आकर उनकी बोट को पलट देती है। सारे के सारे फ्रेंड्स अब पानी में थे और जैसे तैसे अपनी जान बचाते हैं। इनफैक्ट अब देखा जाए तो उनकी बोट टेढ़ी हो चुकी है, फिर भी जैसे तैसे वो उल्टी पड़ी हुई बोट के ऊपर चढ़ते हैं। निक, विल, मार्क और कोरी फिलहाल सही सलामत तो थे, पर ये नहीं पता कि वो यहाँ से बचकर भी निकल पाएंगे कि नहीं।
उस बोट का एंकर अभी भी नहीं निकला होता, यानी वो फिलहाल बोट को लेकर आगे नहीं बढ़ सकते। मार्क और कोरी ट्राई कर रहे थे कि वो जैसे तैसे पानी में तैरने वाले सूट ले जो शिप के निचले वाले हिस्से में थे, लेकिन वहाँ जाना कोई खेल की बात नहीं थी। जैसे तैसे मार्क हिम्मत दिखाता है और पानी के अंदर डूबकर वो सारे वेस्ट लेकर आ जाता है। एक समय पर ऐसा लगा कि उस बोट के अंदर पानी भरने लगा है और वो नीचे जा रही है, लेकिन तुरंत ही मार्क और कोरी ने उसके दरवाजे को बंद कर दिया, जिससे अभी भी वो फ्लोट कर रही थी। उन्हें यहाँ पर फंसे हुए अब कई घंटे बीत चुके थे। ना ही कुछ आसपास दिखाई दे रहा था और ना ही कोई मदद करने आया होता है, क्योंकि बात ये थी कि वो सब यहाँ आने से पहले किसी को इन्फॉर्म करके ही नहीं आए थे। फिलहाल तो उनके पास वेस्ट होते हैं जो उन्हें तैरने में मदद करेंगे, लेकिन ये स्विमिंग पूल नहीं है, ये एक बड़ा सा समुद्र है जिसके अंदर हर समय पर खतरा मंडराता रहेगा। निक और विल तो यही रिग्रेट कर रहे थे कि उन्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन अब उन्हें ये पता करना है कि यहाँ से निकलें कैसे। मार्क और कोरी तो बार बार डुबकी लगा रहे थे ये चेक करने के लिए कि बोट में रखा गया सारा सामान और कपड़े कहाँ चले गए। पानी के अंदर प्रेशर इतना ज्यादा था कि उनमें हिम्मत नहीं हो रही होती अंदर जाने के लिए। यानी ऑब्वियस बात है कि कुछ घंटे इस तरीके से और बीतते चले गए तो उनका मरना तय है। पर यहाँ वो सब अपने आप को टीज करने में बिजी हो गए ताकि उनका ध्यान भटक जाए। मार्क ने तो एक फ्लेयर गन निकाल ली थी, जिसके बाद निक डाइव करता है। वो बोट के उस वाले हिस्से में चला गया जहां मार्क ने सभी के मोबाइल फोन्स लेकर जमा किए थे और अपने अपने मोबाइल फोन्स देता है ताकि वो किसी को कांटेक्ट कर सकें। वो सब कॉल भी करते हैं, लेकिन पता चला कि सिग्नल बिल्कुल नहीं मिल रहा है। सिग्नल नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो किसी से कांटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। यानी अब से उनका बुरा समय चालू हो चुका है, जिसमें शायद कोई उन्हें बचाने आ भी जाए, लेकिन सच्चाई तो अभी सामने आई नहीं है। थोड़ी देर में वहाँ से एक शिप गुजरती है, जिसे अट्रैक्ट करने के लिए उन लोगों ने फ्लेयर भी फायर कर दिया। उस जोर से चिल्ला भी रहे थे, लेकिन शिप इतनी ज्यादा दूर थी कि वो बिल्कुल नोटिस नहीं कर पाते। यानी उनका ये तरीका भी एकदम बेकार चला गया और अब सिर्फ वो 4 और एक बोट मौजूद थी और चारों तरफ सिर्फ अंधकार दिखाई दे रहा था। वहाँ दूसरी तरफ मार्क की वाइफ बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी, क्योंकि इतनी ज्यादा देर हो गई और उसका हस्बैंड और उसके सारे दोस्त वापस लौटे नहीं। मार्क की वाइफ ने तो अलग अलग जगहों पर कांटेक्ट करके पता लगाने की कोशिश की, लेकिन बाकी सारे मेंबर्स के घर पर भी अभी वो पहुंचे नहीं थे। इस वजह से मार्क की वाइफ बहुत परेशान हो जाती है और सीधा पुलिस ऑफिसर्स को बता देती है। ऑफिसर्स जब उस बंदरगाह पर पहुंचे तो उन्हें उनकी सिर्फ कार दिखाई दे रही थी, इसीलिए उन्होंने एक रेस्क्यू टीम ऑर्गेनाइज की जो उनके हस्बैंड्स को बचा कर लाएगी। लेकिन अभी तक उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि वो सब किस डायरेक्शन में और कितना अंदर तक गए हैं। वहाँ समुद्र के अंदर लहरों की इंटेंसिटी और ज्यादा बढ़ती चली जा रही थी। इससे उनकी बोट पर इम्पैक्ट पड़ता है और कई बार तो वो पानी के अंदर गिर जा रहे थे। कई घंटों तक वो सारे साथी सफर करते रहे और अब तो हाइपोथर्मिया का भी शिकार होने लगे होते हैं। थोड़े समय तक जब कोई बड़ी लहर नहीं आती तो निक को लगने लगा कि शायद अब तूफान टल चुका है, लेकिन उसी वक्त एक बड़ी सी लहर उनकी बोट से टकराती है। इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि हर एक कोई पानी के अंदर डूब गया था। वो एक दूसरे को बिल्कुल देख नहीं पा रहे होते और उनकी बोट भी अंदर डूब चुकी होती है। कुछ समय तक पानी में रहने के बाद तो निक अपने साथियों को देख भी नहीं पा रहा था, लेकिन जैसे तैसे वो सब एक दूसरे के पास आते हैं और अपनी डूबी हुई बोट को भी बाहर निकाल लेते हैं। ये एक्सपीरियंस सभी के लिए नया था, पर यहाँ मार्क बुरी कंडीशन में होता है, क्योंकि जब वो बड़ी लहर आई थी तो उसका पैर बोट से लग गया था। उसका पैर तो बुरी तरीके से जख्मी है और शायद वो अच्छी तरीके से तैर भी नहीं पाएगा। बाकी मेंबर्स जैसे तैसे मार्क को बोट के ऊपर रखते हैं और उसे गर्माहट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि सभी हाइपोथर्मिया का शिकार होने ही वाले थे। उन्होंने तो अपनी बची हुई फ्लेयर भी जला ली ताकि गर्माहट बनी रहे। और यहाँ शॉकिंग बात ये होती है कि उन्हें पूरे एक दिन वहाँ पर होने वाले हैं फंसे हुए। इतने टाइम तक तो कोई भी इंसान सरवाइव नहीं कर पाएगा, शायद उनकी नसीब अच्छी थी। कोरी तो मार्क और बाकियों को थोड़ा मोटिवेट करता है कि हमें हिम्मत से काम लेना होगा अपनी फैमिली के लिए। हम अपने घर वापस जरूर लौटेंगे, लेकिन ये जगह स्पीच देने के लिए बिल्कुल नहीं है। यहाँ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस काम में आते हैं। लहरों की इंटेंसिटी अब थोड़ी और ज्यादा बढ़ने लगी थी। मार्क जो फिलहाल के लिए घायल पड़ा हुआ था वो तो बोट से नीचे भी गिरने वाला होता है, लेकिन विल और बाकी साथी उसे पकड़ रहे थे। अब मार्क जो हाइपोथर्मिया के कारण बिल्कुल सोच नहीं पा रहा था, उसने तो एक पंच मार दिया विल को ही, जिससे कि विल भी घायल होकर अब डूबने लगा था। पर निक और उसके साथी जैसे तैसे विल को भी बाहर निकालते हैं और उन्हें बोट के एकदम क्लोज रखते हैं ताकि वो डूबे ना। यानी अब उनके पास ज्यादा टाइम बचा नहीं है और अगर थोड़ी और ज्यादा लहरें उनके ऊपर टकराई तो शायद वो बोट भी टूट जाएगी। उन्हें जल्द से जल्द मदद के लिए किसी को तो बुलाना ही होगा। वहाँ दूसरी तरफ भी
मार्क के वाइफ के बताने पर एक रेस्क्यू टीम अरेंज की जाती है। वहाँ पर कई सारे कोस्टल गार्ड्स मौजूद थे जो रेडार पर देख रहे होते हैं कि आखिर उनकी लोकेशन क्या है। लेकिन तूफान और थंडरस्टॉर्म इतने ज्यादा थे कि कुछ भी पता कर पाना बहुत मुश्किल था। अब उस रेस्क्यू टीम का एक लीडर होता है जिसका नाम टिम था। टिम ने तो सारी इन्फॉर्मेशन ले ली होती है मार्क की वाइफ से कि वो कितने लोग थे और आखिर किस डायरेक्शन में जा सकते हैं। लेकिन इतने बड़े समुद्र में जब तक उनकी लोकेशन पता न चल जाए उन्हें ढूंढना मुश्किल होगा। फिर भी टीम ने एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भेज ही दिया ताकि वो आसपास चक्कर लगा सके। हेलीकॉप्टर में बैठे एम्प्लॉइज यही कह रहे थे कि तूफान के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उन्हें और भी क्लियर विजन चाहिए या फिर वो जिस जगह पर गए हैं उनके कोऑर्डिनेट्स मिल जाए तो उन्हें जल्दी ढूंढा जा सकता है। टीम के पूरे टीम मेंबर्स एकदम से परेशान थे कि आखिर क्या करें। अब मार्क की वाइफ सीधा विल की वाइफ से मिलती है और दोनों मार्क के घर पर कुछ छानबीन कर रहे थे। मार्क की वाइफ ने साफ कहा कि वो एक ऐसा जीपीएस ढूंढ रही है जहाँ पर मार्क हमेशा फिशिंग के लिए जाया करता था। वो तो उसका फेवरेट स्पॉट होता है और अगर जीपीएस पता चल जाए तो मोस्ट प्रोबेबली वो उसी जगह पर गए होंगे। दोनों वाइफ्स ने पूरा घर छान मारा और जैसे तैसे उस जीपीएस का पता लगा लेते हैं। तुरंत ही उन्होंने टीम को कॉल करके उस कोऑर्डिनेट के बारे में बताया ताकि वो उस जगह जाकर ढूंढ सकें। टीम ने तुरंत ही कोऑर्डिनेट शेयर कर दिए और पता चला कि वहाँ पर तूफान की इंटेंसिटी बढ़ने वाली है, यानी उन्हें जरा भी टाइम वेस्ट न करते हुए उन्हें रेस्क्यू करना ही होगा। कई हेलीकॉप्टर्स भेज दिए गए थे उस कोऑर्डिनेट्स पर, यानी उन लोगों के उसी स्पॉट पर जहां अभी वो मौजूद हैं। वहां समुद्र में अभी भी वो चारों लोग लहरों से जूझ रहे थे। मार्क की हालत तो और ज्यादा बदतर होती चली जा रही थी और अगर वो पानी में गिर रहा था तो वो प्रॉपर तैर भी नहीं पाता, यानी कि बाकियों के ऊपर ही मार्क की जिम्मेदारी आ चुकी थी। कोरी को भी बहुत ज्यादा गर्मी लगने लग जाती है क्योंकि वो हाइपोथर्मिया का शिकार हो चुके थे और उनकी बॉडी उस तरीके से रिएक्ट कर रही थी। एक अच्छी बात होती है कि उस जगह पर बारिश आने लगी थी, तो सभी यही कह रहे थे कि अपना मुंह ओपन करके बारिश का पानी पिया जाए, क्योंकि समुद्र का खारा पानी पीने की वजह से उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। विल भी एक समय पर पानी में गिर गया था, लेकिन बाकी साथी उसे दूर जाने नहीं देते। सब के सब ऑलमोस्ट हाइपोथर्मिया का शिकार तो हो ही चुके थे। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन में कभी हम फंस जाएं जहां पर हाइपोथर्मिया बड़े पैमाने पर हो रहा है, तो सबसे पहले हाइपोथर्मिया का सॉल्यूशन क्या है और वैसी कंडीशन से बचकर निकले कैसे। अब हाइपोथर्मिया क्या होता है ये तो पता ही चल गया होगा कि जिसमें हमारे बॉडी की हीट बहुत ज्यादा कम हो जाती है। ये सारी चीजें यूजुअली ठंडे प्लेस या फिर पानी में रहने की वजह से होता है। रिजल्ट ये निकलता था कि हमारी बॉडी एकदम से कांपने लग जाती और हमारा दिमाग एकदम से कंफ्यूज होकर कोई रिएक्ट ही नहीं करता। तो इन चीजों से खुद की बॉडी को नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए कई सारी टेक्निक्स हैं। सबसे पहले तो हमें अपने बॉडी को कवर करना है किसी गर्म चीज से, चाहे वो पेड़ पौधे हो या फिर एक्स्ट्रा कपड़े हमें अपने बॉडी पर डालकर कवर कर लेने हैं ताकि वो वापस से हीट प्रोड्यूस करने लगे। दूसरी चीज आती है कि हमें उस समय पर अपने यूरिन का यूज करना चाहिए। हमारे यूरिन यूजुअली गर्म होते हैं, तो उसे किसी भी कंटेनर में इकट्ठा करके अपने बॉडी से लगा लीजिए, या फिर वर्स्ट केस में यूरिन को पिया भी जा सकता है ताकि आपकी बॉडी गर्म रहे। अगर आपकी बॉडी हीट 35 डिग्री सेल्सियस से कम आएगी तो हाइपोथर्मिया के सिंबल्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। याद रहे हमें अपने हाथों और पैरों को एक दूसरे में रब करते रहना है ताकि हीट जनरेट होती रहे और पूरे बॉडी में सर्कुलेशन बना रहे। बात रही उस खतरनाक समुद्र वाली जगह से निकलने की, तो सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि तूफान रुक जाए। तूफान शांत होने के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हो। और यही सारी बुरी चीजें निक और उसके साथियों के साथ हो रही थी। यहाँ पता चला कि इतनी तेज लहरों के कारण मार्क पानी में गिर चुका है। बाकी साथी उसे बचाने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन वो खुद ही डूब रहे होते हैं। इसलिए जैसे तैसे वो बोट पर आते हैं और मार्क को आवाज लगाते हैं। कोरी भी हाइपोथर्मिया के कारण और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था, लेकिन अब उन्हें देखकर लग रहा था कि शायद मार्क वापस नहीं आने वाला। उसे ढूंढ कर भी कोई मतलब नहीं। अचानक उन्हें आसमान से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और पता चला कि एक रेस्क्यू प्लेन वहां पर पहुंच चुका है। निक और उसके बाकी बचे हुए साथी जोर जोर से चिल्लाते हैं और उन्हें सिग्नल देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वेदर की वजह से ऑब्वियसली रेस्क्यू टीम अच्छी तरीके से देख नहीं पाती। वो तो अपनी भी लाइट्स पानी पर मार रहे थे, पर उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। निक ने तो यहाँ अपने मोबाइल फोन की एक लाइट को चालू किया जिससे वो उन्हें देख ले, पर इसका भी कुछ फायदा नहीं होता। एक समय पर रेस्क्यू मेंबर को फ्लैश लाइट दिखाई तो देती है, पर जब वो वापस जाकर देखता है तो कोई भी नहीं था। इसलिए उन्हें मिशन वहीं पर खत्म करके लौटना पड़ा। वहाँ पर लहर फिर से आती है और उन लोगों को पानी में डुबा देती है, यानी उनका स्ट्रगल अभी भी चालू था। वहाँ मार्क और विल दोनों की वाइफ एकदम से टेंशन में थी। उन्हें पता चला कि रेस्क्यू मिशन थोड़ा होल्ड किया गया है और तूफान के शांत होने के बाद वापस कंटिन्यू किया जाएगा। दोनों ही वाइफ एक दूसरे का हाथ पकड़ के एकदम शांत रहती हैं। वो तो पॉजिटिव सोच रही थी कि उनके हस्बैंड एकदम सही सलामत होंगे और रेस्क्यू टीम उन्हें बचा ही लेगी। टिम नाम का वो लीडर भी बहुत परेशान हो चुका था, लेकिन जैसे तैसे उसने समुद्र में चल रही एक शिप के ओनर को कांटेक्ट किया
तुरंत ही उसने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी फंसे हुए लोगों के बारे में। तो शिप का लीडर अपने वर्कर्स को तैनात कर देता है और कहता है कि हमें उन्हें ढूंढना होगा। सारे कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड करने के बाद वो तुरंत ही उस जगह पर जाने लगे थे। अब उस जगह पर तूफान तो भले ही कम हो चुका था, लेकिन पता चला कि उस उल्टी हुई बोट के ऊपर अब सिर्फ निक और विल ही मौजूद है। रात के समय तूफान के कारण कोरी कहीं गायब ही हो गया है, यानी इसका मतलब ये है कि वो भी मर चुका होगा। निक तो ये समझ नहीं पा रहा था कि मार्क और कोरी तो उनसे ज्यादा ताकतवर थे, फिर आखिर वो दोनों कैसे इस तरीके से मारे गए। दोनों फिलहाल इतने ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो चुके होते हैं हर एक चीजों से कि उन्हें यहाँ आने पर भी काफी रिग्रेट हो रहा था। थोड़े ही देर के अंदर उनकी बोट के आसपास 2 शार्क्स आ चुकी थी। वो शार्क लग रहा था कि उन पर अटैक करने वाले हैं, इसीलिए दोनों जल्द से जल्द बोट के एकदम टॉप पर पहुंच जाते हैं। उन्हें नहीं समझ रहा था कि तूफान के बाद ये शार्क और आगे पता नहीं क्या चीजें आएंगी जो उनके जान लेने से जरा भी पीछे नहीं हटने वाली। तभी अचानक निक और विल को कुछ सैंडविचेस दिखाए जाते हैं जो पानी के अंदर से ऊपर आ चुके थे। वो सैंडविचेस उनके काम आ सकते हैं, लेकिन ऑब्वियस बात थी कि उनसे काफी दूर थी, यानी कि इस तरीके से वो पानी में उतर नहीं सकते। तो ऑब्वियसली उन्हें वेट करना होगा सारी चीजें शांत होने का। विल को हाइपोथर्मिया काफी ज्यादा होने लगा था, लेकिन उसने अपने बॉडी पर एक्स्ट्रा कपड़े पहने नहीं होते। निक विल को समझा रहा होता है और उसे थोड़ी होप रखने के लिए कहता है। हमें पता चला कि विल गॉड को ज्यादा मानता था और वहीं निक इन चीजों में भरोसा ही नहीं करता। लेकिन अब कंडीशन ऐसी आ गई है कि निक अब गॉड को मानने लगा है और होप रखने के लिए विल को भी समझाता है। विल का चेहरा और भी ज्यादा इंटेंस हो चुका था, पर निक उसे कंफर्टेबल कराने के लिए हक करते रहता है। पता नहीं उन दोनों को कोई बचा भी पाएगा या फिर उनकी हालत कोरी और मार्क जैसी हो जाएगी। वहाँ शहर में इस बारे में पूरी न्यूज फैल चुकी थी कि कैसे वो मेंबर समुद्र के बीच फंस गए हैं और रेस्क्यू टीम उन्हें ढूंढ नहीं पा रही है। हर एक लोग जो उन्हें जानते थे वो प्रे करने लगे कि काश वो बच जाएं, पर उन्हें क्या अंदाजा था कि उनमें से 2 NFL प्लेयर्स तो पहले ही मर चुके हैं। निक की वाइफ को जब ये पता चला कि वो सारे रेस्क्यू मिशन थोड़ी देर के लिए होल्ड कर रहे हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा डर गई और अपनी मदर और सारे फैमिली मेंबर्स को लेकर कोस्ट गार्ड ऑफिस पहुंच जाती है। वो तो टीम को लगातार चिल्लाने लगे थे कि ये रेस्क्यू मिशन क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है। तब टीम बताता है कि तूफान काफी बढ़ चुका है और इस कंडीशन में अगर वो हेलीकॉप्टर लेकर जाएंगे तो उनके पायलट्स की भी जान खतरे में पड़ सकती है। जैसे ही तूफान छटेगा हम तुरंत ही वहाँ पर जाएंगे ढूंढने के लिए। निक की मदर तो और ज्यादा टेंशन में थी, लेकिन टीम उसे भरोसा दिलाता है कि हम ढूंढ लेंगे। टीम ने जिस शिप ओनर को बोला था चारों तरफ ढूंढने के लिए, वो भी अपनी पूरी कोशिश में होते हैं, पर अभी तक उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया था। अब समुद्र के इलाके में जब थोड़ी सुबह हो जाती है तो पता चला फिर से लहरें तेज हो गई हैं। निक और विल जैसे तैसे अपने आप को संभाल रहे थे, लेकिन फिर लहरें उन्हें पानी में फेंक देती हैं। अब तो ऐसा लग रहा था कि दोनों भी नहीं बचने वाले। अब बहुत कोशिश करने के बाद निक डाइव लगाता है और जैसे तैसे एक वायर बाहर निकलता है। ये वायर उनकी बोट से जुड़ा हुआ था, तो निक का यही आइडिया होता है कि वो अपने आप को बोट से बांध कर रखे ताकि बड़ी बड़ी लहरें अगर उनके पास भी आए तो वो बोट से ज्यादा दूर न जाए। पहले तो विल कह रहा था कि इससे हम पानी के अंदर डूब सकते हैं, लेकिन जब निक ने खुद को और विल को अच्छी तरीके से बोट से बांध दिया और बाद में जब लहर उनसे टकराती है तो भी वो डूबते नहीं, यानी निक का प्लान अच्छी तरीके से काम कर रहा था। एक के ऊपर एक बड़ी लहर आते जा रही थी, पर वो वहाँ से हटते नहीं। अचानक उन्हें प्लेन की आवाज सुनाई दी और दोनों बोट पर खड़े होकर चिल्ला रहे होते हैं। लेकिन यही बात होती है कि तूफान के कारण वो सब ज्यादा क्लोज नहीं जा सकते, इसलिए ऊंचाई से ही हेलीकॉप्टर आसपास देखकर जा रही थी। बदनसीबी वाली बात यही हो जाती है कि वो फिर उन्हें देख नहीं पाते और निक और विल फिर वहीं फंसे रह जाते हैं। उन्हें तो एक्चुअल में उस जगह पर 1 दिन से ज्यादा हो चुके थे। उन्होंने तो कुछ खाया नहीं था और बॉडी तो काफी बुरी हालत में थी। विल फिलहाल के लिए वायर को अपने बॉडी से निकालता है और डाइव कर लेता है, क्योंकि उसे कुछ दिखाई दिया था। एक्चुअल में उसे कुछ स्नैक्स और वाटर बॉटल मिली होती है जो वो ऊपर लेकर आ जाता है, यानी ये खा पीकर थोड़ी घंटों तक जिंदा और रह पाएंगे। विल को तो हेलुसिनेशन भी होने लगे थे और उसे ऐसा लग रहा था कि आसपास कोई आइलैंड मौजूद है। वो थोड़े थोड़े समय में देखकर जोर से चिल्लाता रहता है। निक अभी भी ट्राई कर रहा था अपने मोबाइल से सिग्नल भेजने का, लेकिन वहाँ पर नेटवर्क होते ही नहीं। विल ने जब निक को दिखाया तो उसे भी आइलैंड दिखाई दे रहा था। उनके हिसाब से ये भी हेलुसिनेशन ही होगा, लेकिन 2 लोग एक समय पर सेम हेलुसिनेट नहीं कर सकते, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो उस आइलैंड पर जाएंगे इस पूरी बोट को छोड़कर, क्योंकि यहाँ रह के वो वैसे भी मरने ही वाले। तो निक और विल अपने बॉडी से वायर निकालते हैं और सीधा तैरने लगते हैं उसकी तरफ। लहरें और ज्यादा बढ़ती चली जा रही थी, जिससे कि थोड़े ही देर के अंदर वो अलग हो जाते हैं और एक दूसरे को देख ही नहीं पा रहे थे। पीछे मौजूद वो बोट भी एकदम से गायब हो चुकी थी। वहाँ पर इतना पैनिकिंग मोड क्रिएट हो गया था कि निक वापस से बोट के पास आ जाता है। वो तो विल के लिए आवाज भी लगा रहा था ताकि विल भी उसके पास आ जाए। लकीली वो दोनों उस बोट के पास पहुंच तो जाते हैं और वहाँ पर जो तूफान फैला हुआ था वो भी छटने लगा था, यानी ये उनके लिए एक अच्छी खबर हो सकती है।
वहाँ समुद्र के कहीं दूरी वाले हिस्से में हमें वो शिप दिखाई गई जो तूफान क्लियर होने के कारण उसी तरफ बढ़ने लगी थी उन्हें रेस्क्यू करने के लिए। वहाँ निक और विल एकदम शांति से बैठे हुए थे, लेकिन विल की हालत और ज्यादा खराब होती चली जा रही थी। निक तो चेक भी करता है और पता चला कि विल अपनी फ्यूनरल के बारे में सोच रहा है। वो लगातार यही बोल रहा था कि अब वो बचने नहीं वाले, तो उन्हें बिल्कुल कोशिश भी नहीं करनी चाहिए और अपना अंत स्वीकार कर लेना चाहिए। विल इतना ज्यादा अनकॉन्शियस हो गया कि वो अपनी बॉडी संभाल ही नहीं पा रहा था और खुद को पानी में गिरा लेता है। निक बेचारा अपने साथी को किसी हालत में जाने नहीं दे सकता, इसलिए वो जैसे तैसे विल को अपने से बांध कर रखता है। वो तो उसे समझा रहा था कि थोड़े ही देर में हमारी मदद करने के लिए आते ही होंगे वो सब, लेकिन बड़ी बड़ी लहरें टकराने के कारण विल अब उससे दूर जाने लगा। निक ने जो रस्सी बांध कर रखी थी वो भी टूट जाती है और विल का उससे डिस्टेंस इतना बढ़ गया कि निक भी कुछ कर नहीं पाता। यानी अब निक उस बोट पर अकेला है और इस पूरे समुद्र में उसे कोई बचाने वाला नहीं है। वहाँ टीम कोस्टल गार्ड ऑफिस में अपने मेंबर्स को समझा रहा होता है कि हमें ढूंढते रहना होगा, अगर जरा सी भी होप है तो हमें उनमें से एक मेंबर को भी बचाने का मौका मिल सकता है, तो कोऑर्डिनेट्स पर ध्यान रख के अपने मिशन को आगे बढ़ाओ। वहाँ समुद्र के अंदर शिप में जितने भी लोग थे वो ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए। उन्होंने भी आखिरकार हार मान ली कि विक्टिम्स नहीं मिल रहे हैं, तूफान बढ़ने के और ज्यादा चांसेस हैं, इसीलिए वो वापस आ रहे थे। कोस्ट गार्ड ऑफिस में एकदम से सन्नाटा छा गया था और सभी को पता है कि इतने समय तक कोई टिक नहीं पाएगा। निक के वाइफ को भी जब ये चीजें बताई गयी तो वो रियलिटी एक्सेप्ट कर चुकी थी। वो तुरंत ही जाकर निक की मदर से गले लग जाती है और काफी रोने लगती है, क्योंकि उन्हें भी अंदाजा है कि निक शायद अब बाकियों की तरफ वापस नहीं आने वाला। वहाँ दूसरी तरफ निक भी एकदम से होप हार चुका था। चारों तरफ उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता और लहरों की तेजी देखकर लगता है कि फिर तूफान आने वाला है। निक इससे पहले जो इतनी बड़ी बड़ी बातें किया करता था पॉजिटिविटी की, अब उसके अंदर जरा भी होप नहीं बचती। इनफैक्ट अब तो उसने अपनी बॉडी से वायर निकाल दिया और बोट के ऊपर लेट गया। यानी अब चाहे कुछ भी हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो पहले ही इन सारी वजह से मर चुका है। लेकिन कहते हैं कि कभी कभी चीजें हमारी हिसाब से हो जाती हैं। पता चला कि हमें वो शिप दिखाया गया जिनकी नजर निक पर पड़ जाती है और वो तुरंत ही इस बारे में सभी को इन्फॉर्म कर देते हैं। निक उस समय तक बेहोश हो चुका था, पर जैसे तैसे टीम ने अपने रेस्क्यू टीम भेजकर हेलीकॉप्टर वहां पर बुलाई और जल्द से जल्द निक को उस खतरनाक समुद्र से रेस्क्यू कर लिया। सभी एकदम खुश थे कि निक आखिरकार बच जाएगा और उसका इलाज चालू कर दिया गया। टीम ने तो तुरंत ही निक की फैमिली मेंबर्स को खुशखबरी बताई, जिससे वो बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं। पर जो मेंबर्स मर चुके थे उनकी फैमिली अभी भी गम में मौजूद थी। कुछ दिन इसी तरीके से बीत गए और निक रिकवर तो कर लेता है, लेकिन जो हादसा उसके दोस्तों के साथ हुआ था वो कभी नहीं भुला पाएगा। निक जब भी पानी की तरफ देखता तो उसे अपने दोस्तों के चिल्लाने की आवाज आती, यानी कि ये ट्रॉमा पूरी जिंदगी उसके साथ रहने वाला ही है। पता चलता है कि ये एक सच्ची कहानी पर आधारित है, जहाँ पर सच में एनएफएल प्लेयर्स पानी में गए थे। उनमें से सिर्फ एक ही फ्रेंड वापस लौट कर आया है और आज भी वो जिंदा है। तो हमारी ये दर्दनाक कहानी इसी तरीके से यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।